नमस्कार। अपन चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में अगला जो टॉपिक है वो अपना है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का अर्थ है जो अपन नॉर्मल एक सामान्य भाषा में बात करते हैं, ये भी एक प्रमुख रूप से वन संसाधनों की यहाँ पर बात कर रहा है। और वन संसाधन जो हैं वो हैं प्रकृति की देन है, जिनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ऐसे साधन जो प्रकृति की देन है वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, चाहे खनिज हो, वन हो, भूमि, मृदा, जल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में आज हम जो बात कर रहे हैं वो वनस्पति की कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कर रहे हैं। हमारी प्रकृति में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग जलवायु, अलग अलग वहाँ की मृदा, अलग अलग वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिस प्रकार की वहाँ पर वनस्पति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, हमारे भारत देश में जैसे उत्तरी भाग है, जो काफ़ी जो ऊंचे पर्वत हैं वो हमेशा हिमानी से ढके रहते हैं, हिमानी से ढके रहते हैं। तो हिमानी में जो प्रमुख रूप से जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश कह सकते हैं, यह हमारे पृथ्वी के जो ध्रुवीय प्रदेशों की बात करते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेशों में ऐसे प्रदेश जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा आपको पूछ लेगा ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ध्यान होना चाहिए टुंड्रा वनस्पति में जैसे मोस, लाइकेन, ऐसे कुछ वन संसाधन हैं जो शामिल होते हैं। इतनी दूर नहीं जाकर हम हमारे राजस्थान में बात करते हैं, जैसे पूर्वी राजस्थान में वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण प्रमुख रूप से वहाँ की फसल अलग है, वन संसाधन अलग हैं। और वहीं पश्चिमी राजस्थान में हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखो विविधताएं कितनी प्रकार की, वहाँ पर प्रमुख रूप से कंटीली झाड़ियों की प्रधानता है। दक्षिणी राजस्थान देखा जाए तो उसमें सागवान की प्रधानता अधिक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे प्रकृति का जो रूप है, अलग अलग जो धरातल, जलवायु जो भी है, ये सभी भौतिक जो कारक हैं, इन भौतिक कारकों पर प्रमुख रूप से वनस्पति निर्भर रहती है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यानी समस्त जो भी प्रकार की वन्य जीव, चाहे वन्य जीव जंतु हो या मानवीय जातियां हो, ये सभी वनस्पति हो, तो वनस्पति का भी प्रकृति से अपना अलग एक अनुरूप, एक अलग समायोजन होता है। तो इसी को क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे। सबका आपस में जो मेल जोल है, जिससे ये प्रकृति या वन संसाधन जो प्रमुख रूप से हमें उपलब्ध हो रहे हैं, इनको हम कहेंगे पारितंत्र। वनस्पति और वन्य जीव, वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको हम कहेंगे वन्य जीव। वन्य जीव भी प्रमुख रूप से एक, ये भी एक संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। तो वनस्पति और वन्य जीव ये प्रकृति के बहुत बहुमूल्य संसाधन है, यानी इनकी मूल्य की कोई भी अपन आंक नहीं सकते। पूछ लेगा अपने को एक नंबर का कि दो प्रमुख बहुमूल्य संसाधनों के नाम बताइए, या दो प्रमुख बहुमूल्य संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो आपको उसमें बताना है वनस्पति और वन्य जीव। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अर्थात हमें यहाँ पर पूछ लेगा हमारे जीवनदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। अब रक्षक मेखला अपन पढ़ चुके हैं, रक्षक मेखला यानी पेड़ों को एक कतार के रूप में, एक रेखा के रूप में बोना, जिससे मृदा का कटाव रुकेगा। तो मृदा संरक्षण के उपायों में हमने रक्षक मेखला की बात की है। भूमि जल के संग्रह में सहायता करते हैं, यानी भूमि में जो नमी है, भूमि में जो जल है उसको बनाए रखने में हमेशा ये पेड़ पौधे या वनस्पति हमारी सहायता करती है। हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे हों और कागज़ आदि प्रदान करते हैं। कागज़ की जो लुगदी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमुख रूप से जो कागज़ है, ये अखबारी जो कागज़ है, इसमें अलग अलग कई पर क्वेश्चन पुटअप हुए हुए हैं कि अखबारी कागज़ कौन सा है, कहाँ से उत्पन्न होता है, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें कुछ और अपन अपने स्वेच्छा से हम जोड़ सकते हैं जो दैनिक जीवन में है, कि वनों के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं। तो यही हम कह देंगे, पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं, ईंधन की हमारे को पूर्ति होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वालों के संसाधन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु है, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, चमड़ा, ऊन जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है।
और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारितंत्र जिसमें हम वन्य जीव जंतु या वन्य पेड़ पौधे संसाधन हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटक के रूप में भी कार्य करती है। गिद्ध जैसे मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे हों, पर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है, जिसी को हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कह देंगे। यहाँ पर हमें ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं। यानी प्रकृति में जो वन्य जीव जंतु या वन संसाधन जो पाए जाते हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे के अभाव में एक दूसरे का जीवन संभव नहीं है, उसी को हम कहेंगे पारितंत्र। अब जैसे अब आगे है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति की देन है। तो मैंने आपको बताया इसमें कि हर जगह की जलवायु, तापमान, पवने, वर्षा, भूमि की बनावट यानी धरातल का स्वरूप, ये सब अलग अलग है। इस प्रकार वनस्पति में भी विविधताएं अलग अलग, डाइवर्सिटी अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर वन ज़्यादा है, कहीं पर घास ही घास के मैदान है, कहीं पर टुंड्रा वनस्पति है, जैसे कहीं पर कंटीली झाड़ियाँ सर्वाधिक हैं, तो कहीं पर सागवान ज़्यादा है, कहीं पर बांस ज़्यादा है, कहीं पर नीम के पेड़ ज़्यादा हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, आर्द्रता यानी भूमि में नमी की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उग जाती है, जिसमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में भी कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलम उगते हैं। कम वर्षा वाले प्रदेश यानी सूखे प्रदेश, शुष्क प्रदेश, इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को उठाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली, नरम सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस, लाइकन सम्मिलित है। जैसे हमने पहले बात की कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाले ऐसे प्रदेश जो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, उनमें जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम कहते हैं मोस लाइकन यानी टुंड्रा वनस्पति। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता अर्थात हमें धीरे धीरे वनस्पति का संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्राकृतिक एक प्रमुख रूप से संसाधन नष्ट हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का जन जीवन जीना संभव नहीं होगा। आग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण यानी हम उनको कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है। अब हम प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण आगे और पढ़ेंगे। राजकीय वर्गीकरण है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति का या वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है, जिसमें सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, या फिर कह सकते हैं हम राजकीय वन, सामुदायिक वन, व्यक्तिगत वन, वो हम बड़ी क्लासों में अध्ययन के लिए पढ़ते हैं। तो वन हमारी क्या है, संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे ये कई प्रकार की जातियों पर है जो संकट आ रहा है, जिसका जो बुक है उसका नाम भी रेड डाटा बुक यानी लुप्त होने वाली प्रजाति है, उसका नाम या उनकी जो शब्दावली है या उनकी जो सूची है वो कहाँ पर संग्रहित की जाती है, तो वो है रेड डाटा बुक यानी लुप्त होने वाली प्रजाति। इस कारण धीरे धीरे जैसे जैसे वन संसाधन नष्ट हो रहे हैं तो उसमें वनों के रहने के आश्रय भी नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, भूस्खलन काफ़ी प्राकृतिक कारक हैं। भूस्खलन हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले। भूमि का या पर्वतों का वर्षा के जल के साथ में या कट कट कर धीरे धीरे नीचे गिरना, ये प्रमुख रूप से ये समस्याएं हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिससे कई बार रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का भी बढ़ना है। धीरे धीरे कुछ प्रजातियां हैं, चाहे वन्य जीव जो संसाधन है, उनका धीरे धीरे शिकार से
उन प्रजातियों की संख्या में है जो धीरे धीरे कमी आ रही है। जैसे क्योंकि उनको वन्य जीवों की जो शिकार से पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का प्रमुख रूप से अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर आदि हैं। इसलिए हमें धीरे धीरे शिकार पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए और जिससे इनका प्रमुख रूप से हमारे को वन्य जीवों की भी सुरक्षा धीरे धीरे करनी चाहिए, अन्यथा ये लुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वनों को वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकड़ी घाटियों में, झीलों में आर्द्र भूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक आर्द्र भूमि, नमी वाली भूमि। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यानी विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। धीरे जैसे जैसे अनावश्यक खनन होना, अनावश्यक खनन के साथ साथ में जब वन्य जीव संसाधन की अत्यधिक कटाई, पशु पक्षियों या पशुओं द्वारा वृक्षों के उनके खुरों से हैं जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं या चारागाह में काम में लिए जाते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों से भी धीरे धीरे प्रकृति का जो संरक्षण है वो सही नहीं हो पा रहा है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी यानी कृषि के साथ सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्कूलों में जैसे बच्चों को पक्षी को देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि इन जातियों के निवासों का, वन्य जीवों का इनका अध्ययन कर सके और इनकी सुरक्षा के उपाय भी धीरे धीरे हो सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने, उनके व्यापार के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग मोर को मारना अवैध है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है मोर है या हमारा राजकीय पक्षी या पशु की बात कर लेते हैं तो इनका शिकार करने पर प्रतिबंध है क्योंकि ये 1973 में ये कानून पारित किया गया था। उसके बाद में इनको मारना अवैध कर दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर एक संस्था है, उसका नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अर्थात हम इसकी छोटी अगर इसके नाम याद रखें तो CITES की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का या नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य बनता है क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये सभी संसाधन क्या है विलुप्त के कगार पर आ जाएंगे और आने वाले समय में सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। जो सतत पोषणीय विकास का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे नीचे इसमें दिखा रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। इस प्रकार अगर आने वाले समय में अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का, प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या सुरक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे या तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की या फिर अगले टॉपिक की। थैंक यू।